हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। उत्तर प्रदेश से आ रही है एक बड़ी खबर, जहां संपत्ति के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए नया सिस्टम शुरू हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने आधार आधारित प्रमाणीकरण को मंजूरी दे दी है, जो 1 फरवरी से सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू होगा। इससे ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक और ई-हस्ताक्षर के जरिए पार्टियों और गवाहों की पहचान सत्यापित होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकेगा और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में लिया गया था। अब बात करते हैं संपत्ति दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन की, जहां पुराने रिकॉर्ड्स को सुरक्षित करने का काम तेज होगा। कैबिनेट ने 2002 से 2017 तक के दस्तावेजों की स्कैनिंग और इंडेक्सिंग के लिए 6 महीने की अतिरिक्त अवधि मंजूर की है। अब तक 99% इंडेक्सिंग और 98% स्कैनिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों जैसे लखनऊ, आगरा और वाराणसी में काम बाकी है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत अब 123 करोड़ रुपए हो गई है और गुणवत्ता के लिए 2 स्तरों पर सत्यापन हो रहा है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और रिकॉर्ड्स हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण अपडेट पर नजर डालते हैं। भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द समझौता होने की उम्मीद है, जैसा कि इजरायली राजदूत रियूवेन अजार ने पुष्टि की है। दोनों देशों के रिश्ते अब रक्षा से आगे बढ़कर आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो रहे हैं, जिसमें कृषि, इनोवेशन और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। फरवरी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इजरायल जाएगा, जहां आसान मुद्दों से शुरू कर जटिल विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा भी अगले महीने संभावित है, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगी। इस डील से दोनों देशों को सामान की लागत कम करने और व्यापार आसान बनाने में फायदा होगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश के नोएडा से जुड़ी एक राहत भरी खबर की ओर रुख करते हैं। परिवहन विभाग ने 17 प्रकार के वाहनों को ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर से छूट दे दी है। अब उनकी फिटनेस जांच मैनुअल तरीके से परिवहन कार्यालय में ही होगी। इनमें कृषि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, क्रेन माउंटेड वाहन, रोड रोलर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे वाहन शामिल हैं। पहले 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए एटीएस अनिवार्य था, लेकिन अब इन विशेष श्रेणियों को पुरानी प्रक्रिया से राहत मिल गई है। विभाग के अधिकारी ही जांच करेंगे, जिससे वाहन मालिकों को एटीएस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फैसला व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की एक बड़ी खबर पर ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने मऊ के पूर्व आपूर्ति क्लर्क गगन कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां 17 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई। बिहार और झारखंड में उनके पैतृक घर, फ्लैट, गोदाम और प्लॉट से नकदी, फर्नीचर और वाहन मिले। गगन सिंह की 1992 से मऊ में तैनाती थी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जांच चल रही है। टीम ने बांका, भागलपुर और देवघर में सर्च किया, जहां लाखों की संपत्ति का पता चला। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार पर सख्ती का संकेत है और आगे की जांच जारी रहेगी। अब राजनीतिक जगत से एक ऐतिहासिक विकास की खबर सुनाते हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्होंने मुंबई के लोक भवन में शपथ ली। एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा को यह पद मिला। बीजेपी के बहुमत होने के बावजूद एनसीपी को साथ रखने की रणनीति से यह फैसला लिया गया, जो गठबंधन की मजबूती दिखाता है। पवार परिवार की राजनीति में यह नया मोड़ है, जहां सुनेत्रा एनसीपी गुट को एकजुट रखने में भूमिका निभा सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता आएगी। अब एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां सीबीआई ने जीएसटी के 3 और कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जांच में झांसी के व्यापारियों के बयानों से महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत अन्य अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी, जबकि ईडी ने आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा भी तैयार कर लिया है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आगे कार्रवाई की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि और तथ्य सामने आने पर नाम बढ़ाए जाएंगे। अब सुनिए व्यापार जगत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पहले डिफेंस स्टॉक्स पर निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में 12 से 13% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे कंपनियां जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लाभान्वित हो सकती हैं। पिछले साल निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 21% की वृद्धि देखी गई और ड्रोन सेगमेंट में भी तेजी की उम्मीद है। वैश्विक तनावों के बीच ये सेक्टर मजबूत बना हुआ है। हालांकि निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूरी है। चलिए अब रोजगार की दुनिया की ओर रुख करते हैं, जहां इंडिया पोस्ट ने 2026 में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 28,740 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और योग्य उम्मीदवारों को सैलरी और अन्य डिटेल्स की जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। ये भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी और चयन मेरिट बेस्ड होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच करनी चाहिए। पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है। और अब राजनीति के मैदान से एक दिलचस्प खबर, जहां जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महोबा में उनके काफिले को रोके जाने पर कहा कि जितना शोर मचा है उतना कुछ हुआ नहीं है। भाजपा विधायक ब्रजभूषण सिंह राजपूत ने हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिस पर मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने भी विधायक का समर्थन किया
जबकि प्रदेश नेतृत्व ने रिपोर्ट मांगी है। सपा नेता शिवपाल यादव ने इस पर भाजपा को घेरा। मामले की जांच जारी है। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर नई दिल्ली से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और स्पष्ट कहा कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन जारी रखेगा। भारत मंडपम में हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत अरब संबंधों की गहराई पर जोर दिया और व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने फिलिस्तीनी विदेश मंत्री से खास मुलाकात में गाजा शांति योजना सहित चल रहे प्रयासों का स्वागत किया। दिल्ली घोषणापत्र में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही गई, जिसमें सीमा पार आतंकवाद की निंदा शामिल है। अरब देशों ने पहलगाम हमले की भी कड़ी निंदा की और भारत को पूर्ण समर्थन देने की पुष्टि की। अब सुनिए लखनऊ से एक साइबर ठगी की चेतावनी भरी खबर, जहां एक कारोबारी को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर 87,59,000 रुपए ठग लिए गए। विशाल ओझा नामक पीड़ित को पहले यशवंत नाम के व्यक्ति ने कॉल किया, फिर एंजल वन कंपनी की सीईओ की असिस्टेंट बनकर एक युवती ने झांसा दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। पीड़ित ने ऐप डाउनलोड कर कई किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन जब विड्रॉल की कोशिश की तो और पैसे मांगे गए, तब ठगी का पता चला। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी तरह महानगर के बुजुर्ग शेखर खन्ना से 5,95,000 और हिंद नगर के युवक से 1,82,000 की ठगी के मामले भी सामने आए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में जांच तेज कर दी है। चलिए अब प्रशासनिक खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में 5 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कमलेश चंद्र को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का उप सचिव नियुक्त किया गया है। यह आदेश हाल ही में जारी हुए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर कुछ बदलाव हुए हैं। अन्य अधिकारियों की नई पोस्टिंग्स भी तय की गई हैं। हालांकि विस्तृत सूची में नाम और विभाग शामिल हैं। ये तबादला प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर किया गया है। पूरी जानकारी आधिकारिक आदेश से ली जा सकती है। और अब मौसम अपडेट से जुड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बारिश का अलर्ट जारी है और लखनऊ सहित कई जिलों में मौसम बदलने वाला है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। यह अपडेट लोगों को सतर्क रहने की सलाह देता है, खासकर यात्रा करने वालों के लिए। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। स्थानीय स्तर पर और अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों देश इसे जल्द पूरा करने पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जल्द ही वॉशिंगटन की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वे अमेरिकी समकक्ष से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रूसी तेल की खरीद से दोनों देशों के रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई है और किसी भी गलतफहमी को सुलझा लिया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि निकट भविष्य में इस समझौते पर अच्छी खबर मिलेगी। समझौते में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अब बिहार से एक दुखद हादसे की खबर। पटना के बेहटा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरी ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे और भोजपुर जिले के निवासी थे, जो मनेर में उर्स मेला घूमकर लौट रहे थे। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं और उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये हादसा लेखन टोला में सुबह के समय हुआ था। अब राजनीति की दुनिया से अपडेट। भाजपा केंद्रीय बजट की खूबियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 10 दिनों का महाअभियान चला रही है, जिसमें 2017 स्थानों पर बजट का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और अन्य नेता प्रेसवार्ता के जरिए बजट के फायदे बताएंगे। खासकर व्यापारियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहेगा। पार्टी के सभी मोर्चे इस अभियान में जुटेंगे और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित होंगे। बजट प्रसारण के लिए एलईडी स्क्रीन मुख्यालय से लेकर मंडलों तक लगाई गई है। यह मुहिम 10 फरवरी तक चलेगी। अब एक प्रेरणादायक कहानी की ओर। राजस्थान की किसान की बेटी कोमल पुनिया ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 6ठी रैंक हासिल की है और वो पूरी तरह सेल्फ स्टडी के दम पर सफल हुई, बिना किसी कोचिंग के। उन्होंने एनसीईआरटी किताबों, यूट्यूब और ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल किया, साथ ही रोजाना 10-12 घंटे पढ़ाई की। उनके पिता का अटूट समर्थन और परिवार का सहयोग इस सफलता का आधार बना। कोमल अब आईएएस अधिकारी के रूप में देश सेवा करेंगी और उनका संदेश है कि संकल्प और मेहनत से घर बैठे भी इतिहास रचा जा सकता है। उनकी इस जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है। अब सुनिए कोलकाता से एक चौंकाने वाली घटना की खबर। अभिनेता सायक चक्रवर्ती ने पार्क स्ट्रीट के एक पब में मटन स्टेक ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें गोमांस परोसा गया, जिसे उन्होंने अनजाने में खा लिया। एक हिंदू ब्राह्मण होने के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुस्लिम वेटर शेख नसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामले की जांच जारी है। सायक ने सफाई दी कि उनका इरादा सांप्रदायिक तनाव फैलाना नहीं था, बल्कि रेस्टोरेंट की लापरवाही पर सवाल उठाना था। अब तक वीडियो वायरल हो चुका है और रेस्टोरेंट के खाद्य नमूनों की जांच हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम अपडेट की। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव कर चालान प्रक्रिया को सख्त बना दिया है, जहां समय पर भुगतान न करने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ओवर स्पीड, सीट बेल्ट न लगाना या मोबाइल यूज जैसे उल्लंघनों के चालान की जानकारी अब एसएमएस या ईमेल से 3 दिनों में और डाक से 15 दिनों में मिलनी अनिवार्य है। अगर चालान का निपटारा नहीं हुआ तो वाहन का रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट या लाइसेंस नवीनीकरण रुक जाएगा। गलत चालान लगने पर पोर्टल के जरिए 45 दिनों में अपील की जा सकती है, जहां दस्तावेज अपलोड करने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। क्या आप चाहेंगे